हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 9। चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन यहाँ पे अगर बात करूँ, स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। आप एक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार शब्द से पहले ही परिचित हैं, जो कि आप इस पुस्तक के अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। यानी कि ट्रेड का क्या अर्थ है? वस्तुओं का आदान और प्रदान करना, ये अपनी इच्छा से। व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। यानी कि ट्रेड करने के लिए दो पक्ष होने चाहिए। एक व्यक्ति पक्ष को चीज बेचता है और दूसरा वस्तु को खरीदता है। यानी एक वस्तु को खरीदने वाला होना चाहिए, दूसरा वस्तु को बेचने वाला होना चाहिए। दो पक्ष होने चाहिए व्यापार को करने के लिए। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं। यानी कि कुछ स्थानों पर वस्तुओं का किया जाता है? विनिमय किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पर विनिमय का अर्थ मैं बता देती हूँ कि किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। यानी कि एक वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु दे देना। जब हम किसी वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु देते हैं या प्राप्त करते हैं तो वह विनिमय कहलाता है या एक्सचेंज कहलाता है। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। यानी कि दोनों ही पक्ष, जो सामान खरीदने वाला है वो उसके लिए भी और जो बेचने वाला है उसके लिए भी, व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है। व्यापार दो स्तरों पर किया जा सकता है, 2 लेवल पर किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और नेशनल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। यानी कि भारत से अगर किसी दूसरे देश को कोई चीज़ भेजी जाती है, वहाँ से कोई चीज़ मंगवाई जाती है, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो ट्रेड किया जाता है उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। सेवाओं का और वस्तुओं का आदान प्रदान। राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने की होती है जिन्हें या तो वे देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या जिन्हें वे अन्य स्थानों से कम दामों से खरीद सकते हैं। यानी कि ट्रेड की आवश्यकता इसलिए होती है, या तो भाई किसी जगह पे कोई चीज़ उत्पादित ना होती हो, पैदा ना होती हो, या अन्य जगह से वो चीज़ कम दामों पर मिल सकती हो, तो इसलिए मतलब कि कोई चीज़ खरीदी जाती है, किसी चीज़ का आयात किया जाता है। तो आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था। यानी कि एक्सचेंज जो सिस्टम था वो था आदिम समाज में, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। यानी कि डायरेक्ट एक वस्तु दी जाती थी, दूसरी वस्तु ली जाती थी, इस प्रकार से वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। अर्थात वस्तु के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती थी। यानी कि पैसे ना दे के, रुपए ना दे के उसकी जगह एक वस्तु आपने हमें दी, दूसरे ने भी दूसरी वस्तु दी, इस प्रकार का आदान प्रदान किया जाता था। इस व्यवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते और आपको नलसाज की आवश्यकता होती तो आपको एक ऐसा नलसाज ढूंढना पड़ता जिसे आप द्वारा बनाए गए बर्तनों की आवश्यकता होती। यानी कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आपकी ज़रूरत के लिए आपको उसी हिसाब के दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत होगी कि आपके सामान की जो आपने बनाया है अगले व्यक्ति को भी उस सामान की ज़रूरत हो, तभी इस प्रकार का एक्सचेंज होता था। मान लो आप कुम्हार हैं और आपको किसी नल को ठीक करवाने वाले की ज़रूरत है, तो आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो आपके द्वारा बनाए गए बर्तन खरीद ले और आपको जो सेवा आप चाहते हैं, यानी कि जो चीज़ की आपको ज़रूरत है वो उसको दे दी जाए। तो इस प्रकार जो एक्सचेंज किया जाता था उसे विनिमय कहते हैं, और सेवाओं के बदले बर्तन देकर आदान प्रदान इस प्रकार से कर सकते थे।
जॉन बील मेला में वस्तुओं का आदान प्रदान करती दो महिलाएं। तो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये जॉन बील मेला में वस्तुओं का आदान प्रदान करती दो महिलाएं। एक वस्तु एक लेडीज ने अलग चीज़ें ले रखी है, दूसरी ने अलग, और इस प्रकार से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक्सचेंज कर रही हैं। हर जनवरी में फसल की कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जोगी रोड में जॉन बील मेला लगता है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जनवरी में फसल की कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी कहाँ पे आपका आसाम में, गुवाहाटी से 35 किलोमीटर की दूर जोगी रोड में जॉन बील मेला लगता है। और यह संभवतः भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। यानी कि जो एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो आज भी जीवित है। यानी कि यहाँ पे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है और दी भी जाती है। आप कोई वस्तु देंगे, सामने वाला भी आपको दूसरी वस्तु देगा जो कि आपकी ज़रूरत की है। इस मेले के दौरान एक बड़े बाजार की व्यवस्था की जाती है, एक बड़ा बाजार लगाया जाता है इसके दौरान, और विभिन्न जनजातियों तथा समुदायों के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं विभिन्न जनजातियों और समुदायों के लोग। रुपये अथवा मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। पुराने मतलब कि जैसे ही रुपया या मुद्रा का आगमन हुआ उसके बाद ये जो विनिमय व्यवस्था है उसकी जो कठिनाइयाँ थी कि मान लो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, अगर सामने वाले को आपकी बनाई गई चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो विनिमय व्यवस्था थोड़ी सी उसमें फिर कठिनाई रहती है। तो जैसे ही रुपया या मुद्रा का आगमन हुआ तो विनिमय व्यवस्था की जो कठिनाइयाँ थी उनको दूर कर लिया गया। पुराने समय में कागजी व धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले, जैसे धातु वाली मुद्रा या कागज़ की मुद्रा नहीं आई थी, उससे पहले उच्च यजमान मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। जो हाई रेट की वस्तुएं थी, जैसे अगर आपको यजमान का मैं मूल्य बताऊं, ये बताऊं मीनिंग, तो इंट्रिंसिक या बिलोंगिंग या नेचुरली जो बिलोंगिंग है वो, या एसेंशियल ये जो आवश्यक हैं वो, यजमान मूल्य यानी कि हाई जिनके रेट हैं उस प्रकार की मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। जैसे चकमक पत्थर, ऑब्सीडियन या आग्नेय कांच, काउरी सेल, चीते के पंजे, व्हेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाले, बाल, फर, मवेशी, चावल, पेपरकॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी और स्वर्ण, इस प्रकार की चीज़ों का यूज लिया जाता था जो कि हाई रेट वाली वस्तुएं थी। क्या आप जानते हैं सैलरी शब्द लैटिन शब्द, मतलब सैलरी के बारे में पूछा गया कि सैलरी शब्द के कहाँ से आया है, क्या इसका मतलब कि मीनिंग है। ठीक है, तो सैलरी शब्द लैटिन शब्द सैलेरियम से बना है, सैलेरियम से बना है, जिसका अर्थ है कि नमक के द्वारा भुगतान, यानी कि नमक के द्वारा भुगतान करना। क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था। जब ये सैलरी शब्द आया उस समय पे नमक के द्वारा भुगतान किया जाता था। उस समय तक समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था। मतलब समुद्र के जल से नमक बनाना, मतलब किस प्रकार से नमक बनाया जाए वो ज्ञात नहीं था, उस बारे में नहीं जानते थे लोग। और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जाता था जो उस समय प्राय दुर्लभ और खर्चीला था। मतलब कि नमक बनाना दुर्लभ और खर्चीला था, यही वजह कि भुगतान का यह एक माध्यम बना था, यानी कि नमक के थ्रू भुगतान किया जाता था और चीज़ें दूसरी जो खरीदनी होती थी वो खरीदी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास बताया गया है कि क्या हिस्ट्री क्या रही है इंटरनेशनल ट्रेड की, किस प्रकार से किस चीज़ का किस प्रकार से व्यापार किया जाता था। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर लंबी दूरी है, लॉन्ग डिस्टेंस आपको कवर करना है वस्तुओं को पहुंचाने के लिए, तो ये जोखिम भरा होता था। इसलिए स्थानीय बाज़ारों तक ही सीमित था। स्थानीय जो बाज़ार थे, लोकल जो मार्केट थी, वहीं तक ये सीमित था। लोग तब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं भोजन और वस्त्र पर खर्च करते थे। यानी कि जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, भोजन और वस्त्र, उन्हीं पर अधिकांश संसाधनों का वो खर्च कर देते थे। केवल धनी लोग ही आभूषण और महंगे परिधान खरीदते थे। जो मतलब कि जिनके पास अच्छी खासी मनी पावर थी, ऐसे लोग ही महंगे आभूषण और परिधान यानी कि ड्रेस वगैरह खरीद पाते थे। और परिणाम स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार प्रारंभ हुआ। विलास यानी कि आप डिजायर या लालसा की जो चीज़ें हैं उनका भी व्यापार प्रारंभ हुआ। रेशम मार्ग
लंबी दूरी के व्यापार का एक प्रारंभिक उदाहरण है, यानी कि रेशम जो मार्ग है वो लंबी दूरी लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड का एक प्रारंभिक उदाहरण है, जो कि 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सारे रोम को चीन से जोड़ता है। रोम जो है वो है इटली की राजधानी, रोम को चीन से जोड़ता है रेशम मार्ग, जिसकी दूरी कितनी है 6000 किलोमीटर लंबी दूरी। व्यापारी भारत पर्सिया ईरान जो कि अब है, व्यापारी भारत पर्सिया और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम और रोम की ऊन व बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। यहाँ पे ये बताया कि किस किस चीज़ का व्यापार किया जाता था, परिवहन किया जाता, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुँचाया जाता था। रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में, यानी कि यूरोप का जो कॉमर्स था, यूरोपियन जो कॉमर्स था उसमें ग्रोथ हुई। समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा और अमेरिका की खोज हुई। अमेरिका की खोज किसके द्वारा हुई? कोलंबस के द्वारा हुई। तो समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप और एशिया के बीच व्यापार भी बढ़ा और अमेरिका की खोज भी हुई। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ साथ ही व्यापार के नए स्वरूप का भी उदय हुआ, जिसे दास व्यापार कहा गया है। दास व्यापार में मतलब कि जो अफ्रीकी लोग थे या कई और जगहों के नाम भी आगे बताए जाएंगे, कि उन जगहों पर से, उन देशों में से लोगों को पकड़ा जाता था और उनको बेच दिया जाता था दूसरी जगह काम करवाने के लिए, उनकी बोली लगाई जाती थी। ये दास व्यापार था आपका। कि यूरोपीय उपनिवेशवाद जैसे ही शुरू हुआ, विदेशी व्यापार वस्तुओं के साथ साथ एक अन्य प्रकार का भी व्यापार शुरू हुआ, जिसे कहा गया दास व्यापार। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ बोली लगाई जाती थी कि दासों की नीलामी हेतु एक विज्ञापन दिया गया है, एक ऐड दी गई है, 1829 की है, 1829 में। इस अमेरिकन दास नीलामी ने दासों की बिक्री अथवा अस्थायी रूप से स्वामियों द्वारा किराए पर लेने हेतु विज्ञापन दिया गया है, कि अस्थायी रूप से उनकी बिक्री के लिए किस प्रकार से किराए पर लेने के लिए विज्ञापन दिया जाता था। खरीदने वाले यानी कि जो क्रेता होते थे वो प्राय कुशल व स्वस्थ दास के लिए $2000 चुकाते थे, यानी कि अच्छा खासा अगर दास है, कुशल व्यक्ति है, स्वस्थ है, बीमार नहीं है, तो उसके लिए लगभग $2000 चुकाए जाते थे। ऐसी नीलामियों ने प्राय परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया और उनमें से बहुतों ने अपने प्रियजनों को दोबारा नहीं देखा, यानी कि जिनको एक बार बेच दिया गया वो शायद ही कभी अपने प्रियजनों को मिल पाए, यानी कि बहुत ही नामुमकिन सा उनके लिए हो गया अपने परिवार वालों से दोबारा मिलना। पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक बगानों में श्रम हेतु खोजे गए अमेरिका में परिवहित किया। यानी कि कहा गया है कि जो पुर्तगाली लोग थे उनको, डच यानी कि जो फिलहाल में नीदरलैंड है, स्पेनिश लोग जो स्पेन के लोग हैं उनको अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक बगानों में श्रम हेतु, यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, पुर्तगाली लोगों को, डचों को, स्पेनिश लोगों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक बागानों में श्रम के लिए अमेरिका में भेज दिया, जो कि फिलहाल में ही उन्होंने खरीदा था, मतलब कि खोजा था अमेरिका को। तो वहाँ पे उनको श्रम के लिए, मतलब बागानों में काम करवाने के लिए उनको वहाँ पे भेज दिया गया, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया। दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक लाभदायक व्यापार रहा। लगभग 200 सालों तक ये जो दास व्यापार है वो एक लाभदायक व्यापार के रूप में रहा, जब तक कि यह 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया। मतलब कि 200 सालों तक ये चलता रहा, जब तक कि ये इसको पूर्ण रूप से, देखो ये कब कब कहाँ कहाँ बंद किया गया। 1792 में डेनमार्क में बंद किया गया, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य में पूर्ण रूपेण समाप्त इसको जब तक नहीं किया गया, तब तक ये लाभदायक एक व्यापार रहा। आगे अगर बात की जाए, औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज,
मांस, ऊन की मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद यानी कि रॉ मटेरियल जैसे कि अनाज, मांस, ऊन की मांग तो बढ़ी, लेकिन जो विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कौन कौन से बताए गए हैं? अनाज, मांस, ऊन की मांग वगैरह, इनकी मांग तो बढ़ी, और विनिर्माण की जो वस्तुएं थी ना, उनकी तुलना में जो प्राइमरी प्रोडक्ट थे, रॉ मटेरियल था, उनकी वैल्यू या मौद्रिक मूल्य घट गया। मैन्युफैक्चर्ड जो चीज़ें थी उनकी तुलना में रॉ मटेरियल की जो चीज़ें थी उनकी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य घट गई। औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और मूल्य परक तैयार माल को वापस अन्य औद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया गया? जो इंडस्ट्रियलाइज्ड जो राष्ट्र थे, उन्होंने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का तो आयात कर लिया, और उसके बाद तैयार करके उसी जो कच्चा माल था, प्राथमिक उत्पाद जो थे, उनसे माल को तैयार माल में कन्वर्ट किया, और वापस जो राष्ट्र अनऔद्योगिक थे, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा उद्योग नहीं थे, उन्हीं को वापस से निर्यात कर दिया गया। यानी कि अनऔद्योगिकृत राष्ट्रों से औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चा माल तो लिया और तैयार माल वापस उन राष्ट्रों को भेज दिया जहाँ पे इंडस्ट्री कम थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो उत्तरार्ध क्या होता है? किसी भी कालखंड का आधे के बाद का समय। उत्तरार्ध कालखंड के आधे के बाद का समय, लेटर ऑफ वाला। और पूर्वार्ध की बात करूँ तो कोई भी, मतलब कि पहले वाला, अगर किसी समय को दो भागों में बांटा जाए तो पहले वाला पूर्वार्ध और वो आधे के बाद वाला उत्तरार्ध। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले, जो प्राइमरी प्रोडक्ट का जो उत्पादन करने वाले प्रदेश थे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। जो औद्योगिक राष्ट्र थे वो एक दूसरे के मुख्य ग्राहक, मतलब कि वहाँ से कच्चा माल तो वो खरीदते थे। जो कम विकसित जो राष्ट्र थे, कम विकसित जो देश थे, और जो विकसित देश थे, विकसित देशों ने कम विकसित देशों से सामान खरीदना शुरू किया और तैयार माल को वापस उन्हीं राष्ट्रों में वो निर्यात करने लगे। इसके बाद प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने क्या किया? व्यापार कर लगा दिए, टैक्स वगैरह लगा दिए, संख्यात्मक स्टैटिस्टिकल प्रतिबंध भी लगा दिए। विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता गेट, GATT जैसे संस्थानों ने, जो कि बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO बना, शुल्क को घटाने में सहायता की। यानी कि बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, टैक्स लगा दिए गए। और इसके बाद गेट की जैसी जो संस्था थी, गेट की फुल फॉर्म क्या है? GATT की जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और WHO की, देखो ये यहाँ पे दिखाया गया है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया? पहले तो ये व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौते किए गए। ये सामान्य समझौते, व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौते करने वाली जो संस्था थी वो थी गेट, जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो गई? विश्व व्यापार संगठन में कन्वर्ट हो गई। और इन्होंने किया क्या? शुल्क को घटाने में, जो टैक्स था उसको घटाने में सहायता की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्यों है अस्तित्व में? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। तो स्पेशलाइजेशन का परिणाम है, स्पेशलाइजेशन का रिजल्ट है इंटरनेशनल ट्रेड की। अगर आप कोई चीज़ का स्पेशल एक प्रोडक्ट का आप उत्पादन कर रहे हैं
तो उसे कहीं ना कहीं आप बेचेंगे। उसी का ये परिणाम है कि किसी चीज़ का अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के बाद आप कहीं तो उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे, कहीं तो उसको बेचेंगे, निर्यात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है, स्पेशलाइजेशन का परिणाम है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है, जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की उसको फायदा पहुंचाता है। यानी जिसको जो ज़रूरत होती है उसी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को लोग खरीद पाते हैं एक देश, और जिस देश को दूसरी चीज़ की जो ज़रूरत होती है उसको वो निर्यात, मतलब ये मानो अगर किसी के पास अनाज एक्स्ट्रा है और जिसके पास अनाज कम है, एक्स्ट्रा होने वाला उत्पादन दूसरे देश को जहाँ पे कमी है उसको सप्लाई कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। तो इससे मतलब कि विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन या विशेषीकरण को प्रयोग में लाएं, यदि विभिन्न राष्ट्र ये किस प्रकार से लाभान्वित करता है, लाभान्वित इस प्रकार से करता है कि यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन या विशेषीकरण को प्रयोग में लाएं। तो वे यहाँ पे श्रम विभाजन या विशेषीकरण किसी काम या बात को कोई विशिष्ट रूप देने की क्रिया या भाव आपका क्या है, एक श्रम विभाजन है। ठीक है, मान लो यहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा हैं इंडिया में, डॉक्टर अगर स्पेशलाइजेशन वाले अच्छे खासे हैं तो वो अमेरिका या दूसरे देश में भी जाते हैं ना काम करने के लिए। तो एक स्पेशलाइजेशन है, श्रम का विभाजन जो किया गया है कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो दूसरे देशों के लिए सेवाओं के रूप में अपना काम कर सकते हैं। इस प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का, यहाँ पे बताया गया ना कि वस्तुओं का भी और सेवाओं का भी, वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता एवं हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता और हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है, और यह सिद्धांत व्यापारिक भागीदारों को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए, यानी कि सभी को फायदा होना चाहिए। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है, और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। राष्ट्रों की जो विदेश नीति होती है उसी से भी संबंधित है। सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। यानी अगर किसी को फायदा होता हो तो भाई कोई भी नहीं छोड़ेगा, तो सीधी सी बात है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या हैं, ये बताया गया है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके बेस क्या हैं। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, अगर देखो सारी जगह एक सारे संसाधन तो हो नहीं सकते, तो राष्ट्रीय संसाधनों में जो भिन्नता है वो इसका मेन आधार है। कि भौतिक संरचना, जैसे कि फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि भू विज्ञान, उच्चावच यानी कि रिलीफ, यानी सोयल कैसी है, मृदा कैसी है, जलवायु यानी कि क्लाइमेट कैसा है, तो इन सब में भिन्नता के कारण, डिफरेंस के कारण विश्व के विभिन्न जो राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। तो हर राष्ट्र की मृदा, उच्चावच, भू विज्ञान, जलवायु एक जैसी तो हो नहीं सकती, और इन सब जो ये फैक्टर हैं इनमें डिफरेंस होने के कारण राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से क्या है, आपके विपरीत हैं। कहीं पे ज़्यादा है राष्ट्रीय संसाधन, कहीं पे कम है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का है आपका एक बेस है। तो भौगोलिक संरचना इसमें कह दिया गया है कि कुछ फैक्टर्स को बताया गया है। भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है। जो भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, वो खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है। और धरातलीय भिन्नताएं फसलों व पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती हैं कि किस प्रकार की विभिन्नताएं हैं, धरातल किस प्रकार का है, किस प्रकार की वहाँ पे फसलें होंगी। अच्छी अगर चारे वाली फसलें उग रही हैं तो वहाँ पे पशु भी अच्छी प्रकार के पाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक विविधता को सुनिश्चित करती है धरातलीय विभिन्नताएं। निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक रहती है।
क्या यानी कि जो लो लैंड्स हैं, निम्न भूमियाँ हैं, वहाँ पे कृषि की संभावना ज़्यादा रहती है। अब अगर देखा जाए हिली एरिया जो हैं, ऊबड़-खाबड़ एरियाज़ हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए जो प्लेन्स एरिया हैं, निम्न भूमियाँ हैं, वहाँ पे कृषि की संभावना ज़्यादा बनी रहती है और पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। आपने देखा ही है कि बहुत सारे जो हिल स्टेशन हैं वहाँ पे अपने इंडिया से अगर बात करूँ मैं, तो वो पर्यटन के लिए जो गर्मी का मौसम है उसमें बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, कुल्लू मनाली वगैरह हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हिल स्टेशन है जहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है और ये पर्यटकों को जो पर्वत है वो आकर्षित करते हैं। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित हैं। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार प्रदान करती है। जो खनिज संसाधन हैं आपके, वो भी संपूर्ण विश्व में, ये तो है नहीं कि सारी जगह एक जैसे रूप से वितरित हों, अलग अलग कहीं तो ज़्यादा फैले हुए हैं, कहीं पे है ही नहीं। तो जो खनिज संसाधन हैं, मिनरल्स हैं, मिनरल जो रिसोर्स हैं, वो भी वर्ल्ड में उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा है। तो खनिज जो संसाधनों की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बेस प्रदान करती है। अगर खनिज संसाधन नहीं है तो डेवलपमेंट होना टफ काम हो जाता है। गया दिया गया है यहाँ पे। जलवायु किसी दिए गए क्षेत्र में जीवित रह पाने वाले पादप व वन्य जात के प्रकार को प्रभावित करती है। यानी कि यह बताया गया है कि कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ की जलवायु आपको ज़रूर प्रभावित करेगी। जैसे आप देखते ही हैं कि अगर आपके एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आपको गर्मी के हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ठंड के हिसाब से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहनावा भी उसी प्रकार का, खान-पान भी, रहन-सहन भी, घर भी उस प्रकार के बनाए जाते हैं। तो जो जलवायु है वो पादप यानी कि पौधों और वन्य जीवों को प्रभावित करती है। विभिन्न उत्पादों की विविधता को, जो विभिन्न प्रोडक्ट हैं उनकी विविधता को भी ये सुनिश्चित करती है। कौन सुनिश्चित करती है? जलवायु। एक सेकेंड। उदाहरण के रूप में अगर बात की जाए, ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ये हो सकता है। जो ऊन का प्रोडक्शन है वो कहाँ पे बताया गया है? वो ठंडे क्षेत्रों में ये हो सकता है। और केला, रबड़ तथा कहवा यानी कि कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये उग सकते हैं। यानी कि ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं उनमें उनमें आपकी हो सकती है कॉफ़ी या कहवा, और केला तथा रबड़, और ऊन का उत्पादन आपका हो सकता है ठंडे क्षेत्रों में। तो इसलिए जलवायु बहुत सारे चीज़ों को निर्धारित करती है, सुनिश्चित करती है। सेकंड फैक्टर यहाँ पे दिया गया है जनसंख्या कारक। यानी कि विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है। यानी कि कितनी जनसंख्या है, किस प्रकार से जनसंख्या फैली हुई है, वितरण किस प्रकार से है, कितनी उसमें विविधता है, ये सब चीज़ें भी व्यापार को प्रभावित करती हैं। व्यापार के प्रकार को प्रभावित करती हैं, उसकी मात्रा को प्रभावित करती है कि कितना व्यापार किया जाना है। मान लो कहीं पे पॉपुलेशन ही कम है तो वो व्यापार की जो चीज़ें हैं उनका कम इतना आयात निर्यात कर पाएंगे। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके लिए चीज़ों की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी आपको। तो यही कुछ कारक बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट बताया है कल्चरल जो फैक्टर हैं वो सांस्कृतिक कारक। विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं। विभिन्न जो विशिष्ट प्रकार की संस्कृतियां हैं, कल्चर हैं, उसमें आर्ट तथा जो हस्तशिल्प है, हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, हैंडमेड, उनके विभिन्न रूप विकसित हुए हैं और विश्व भर में उनको सराहा भी जाता है। हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें हैं, कला है, वो विभिन्न रूपों में विकसित हुए हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पार्सलिन यानी कि चीनी मिट्टी का बर्तन तथा ब्रोकेड यानी किम खाब जरीदार व बूटेदार कपड़ा ईरान के कालीन प्रसिद्ध है। यानी कुछ देशों की कुछ चीज़ों की खासियत बताई गई कि ये चीज़ें कहाँ की फेमस है। जबकि उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम और इंडोनेशियाई बटीक यानी कि छींट वाला जो वस्त्र है वो बहुमूल्य हस्तशिल्प है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। ये क्या है? बहुमूल्य वस्तुएं हैं। ये बताया गया है कि कहाँ की कौन सी चीज़ फेमस है।
अगर कोई चीज़ फेमस है तो उसको लोग आयात करना चाहेंगे, उसको खरीदना चाहेंगे, अपने पास उनको रखना चाहेंगे। सेकंड फैक्टर क्या दिया गया है, जनसंख्या का आकार। सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक है, जबकि बाह्य व्यापार कम परिमाण वाला होता है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। और जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगी आयातित वस्तुएं खरीद पाने में समर्थ होते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपके देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो आप प्रोडक्शन अगर ज़्यादा कर रही हैं तो वो वहीं खप जाती है, आपकी जो पॉपुलेशन है उसी का काम चल पाता है। अन्य देश में सप्लाई करने की तो बात बाद की आती है। अगर आपकी पॉपुलेशन, आपके देश की पॉपुलेशन कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तभी आप दूसरे देश को सप्लाई कर पाते हो चीज़ों की। तो यही बताया गया है कि अगर सघन बसाव वाले, यानी कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है, इस प्रकार के देश हैं, तो आंतरिक व्यापारी है, एक मतलब मान लो इंडिया की बात करूँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही चीज़ों का व्यापार हो पाता है ज़्यादा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चाय के प्रोडक्शन की, चाय तो फिर इंडिया में इतनी काफ़ी मात्रा में पी जाती है कि व्यापार के लिए फिर कम बचती है। मतलब बेची तो जाती है, निर्यात तो किया जाता है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन भी चाय ज़्यादा पसंद करती है, तो यहाँ जो आंतरिक व्यापार है इसी देश में वो ज़्यादा होता है, जबकि बाह्य व्यापार कम परिमाण वाला होता है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में खप जाता है। यहाँ के बाजारों में भी ही उसकी खपत हो जाती है, बाहर के बाजारों की तो बात बाद में आती है। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है, यानी कि जो जनसंख्या है उनका बेहतर जो जीवन स्तर है वो अच्छी गुणवत्ता वाली जो खरीदी गई चीज़ें हैं उनकी मांग को निर्धारित करता है। यदि आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें परचेज़ कर पाते हैं, यदि इनकम लो है तो आप महंगी वस्तुएं नहीं खरीद पाते, असमर्थ रहते हैं महंगी वस्तुओं को खरीदने में, ये यहाँ पे बताया गया है। आर्थिक विकास की प्रावस्था, थर्ड जो फैक्टर बताया गया है कि देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव या प्रकार परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं। खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थों का आयात किया गया है। तो आर्थिक विकास की कौन सी स्टेज में आपका देश है, ये डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे आपका देश विकास कर रहा है, कि आर्थिक विकास की प्रावस्था कौन सी है। देश की आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का प्रकार या स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुएं हैं जो जिनको तैयार किया जाता है कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से। सेकंड, जो प्रोडक्ट जो तैयार होके बनता है, विनिर्माण किया जाता है जिन वस्तुओं का, उन वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है उनको। जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं, यानी कि जो अच्छे खासे इंडस्ट्रियलाइज्ड जो राष्ट्र हैं वो क्या करते हैं, मशीनरी द्वारा निर्मित जो उत्पाद हैं उनका निर्यात करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तथा वो क्या कर लेते हैं, खाद्यान्न और कच्चे मालों जो हैं, रॉ मटेरियल हैं, उसको परचेज कर लेते हैं, आयात कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। यानी कि विकसित राष्ट्र क्या करते हैं, मशीनरी का और निर्मित उत्पादों का तो वो निर्यात करते हैं, और कच्चा माल और खाद्यान्न वो आयात कर लेते हैं। नंबर 4, विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। किस प्रकार का विदेशी निवेश आप करते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि विदेशी निवेश कितना आता है। अगर आपका देश ये विकासशील अवस्था में है और अच्छा खासा निवेश आ रहा है तो वो भी व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। जिनके पास खनन, प्रवेदन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काठ कबाड़ व बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थ, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार
बाजार बाजार बाजार निर्मित करते हैं। तो ये क्या बताया गया है यहाँ पे, ये बताने की कोशिश की गई है कि विदेशी निवेश, अगर कोई विदेश वाले जिनके पास अच्छा खासा मनी पावर है, वो किसी विकासशील देश में अगर व्यापार को बढ़ावा दिलवाना चाहते हैं तो वो वहाँ निवेश कर सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं, अपनी कंपनीज अपने फैक्ट्रीज वगैरह लगा सकते हैं। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि चीज़ें तैयार होंगी इससे। और जिनके पास माइनिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए और भारी अभियांत्रिकी या काठ कबाड़ वगैरह बागवानी कृषि के लिए विकास के लिए पूंजी का अभाव है जिन राष्ट्रों के पास, उनको ये निवेश के लिए पैसा दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? जो विकसित देश हैं वो। विकसित देश विकासशील देशों के लिए निवेश करके जो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे खनन हो गया, माइनिंग वगैरह, ड्रिलिंग के लिए, बागवानी के लिए, हॉर्टिकल्चर यानी कि, तो इन सब के लिए वो अगर चाहते हैं तो वो निवेश कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा? विदेशी निवेश की सीमा बढ़ने से आपका व्यापार भी बढ़ेगा। विकासशील देशों में ऐसी पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? जो औद्योगिक राष्ट्र है वो खाद्य पदार्थों को खरीद लेंगे, आयात करेंगे, उनका खनिजों का आयात करेंगे, और जो उन्होंने औद्योगिक राष्ट्रों ने अपना निर्मित जो प्रोडक्ट है, तैयार माल है, वो इनके बाज़ारों में बेचने के लिए वो सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों में अपने तैयार माल को बेचने के लिए एक बाज़ार निर्मित कर लेते हैं। कच्चा माल खरीदेंगे और तैयार माल यहाँ पे सप्लाई कर देंगे। सिंपल ही यहाँ ये कहने की कोशिश की गई है। इसके आगे बात की गई परिवहन के बारे। तो इस प्रकार से संपूर्ण चक्र देशों के बीच व्यापार के परिमाण को आगे बढ़ाता है, यानी कि इसका जो विस्तार है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, विस्तार, मात्रा, महत्व, इन सबको, इन जो इस प्रकार से ये संपूर्ण देशों के बीच में चक्र चलता रहता है व्यापार का, उसके परिमाण को ये बढ़ाता है, उसकी मैग्नीट्यूड को, उसकी वॉल्यूम को, उसकी मात्रा को ये बढ़ाता है। आगे बात की गई है परिवहन की। पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे रत्न, रेशम, मसाले का लंबी दूरियों तक व्यापार किया जाता था। रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार और प्रशीतन तथा परिरक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार ने स्थानीय विस्तार का अनुभव किया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पुराना समय था, जो परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं थे, तो ये उस परिवहन के साधनों के अभाव में, उनकी कमी में स्थानीय क्षेत्रों तक ही, लोकल लेवल तक ही जो ट्रेड था वो किया जाता था। और जैसे ही जो अगर बात की जाए, जैसे ही अच्छा खासा परिवहन हुआ, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हुई, रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन का विस्तार हुआ, और प्रशीतन यानी कि अगर देखो यहाँ पे बताया गया रेफ्रिजरेशन हुआ, प्रिजर्वेशन हुआ, तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों की जब सप्लाई बढ़ी, आपकी परिवहन का विकास हुआ, इन सब चीज़ों का बढ़ावा दिया गया, तो व्यापार ने स्थानिक विस्तार के साथ साथ मतलब दूसरे देशों तक पहुंच को भी बढ़ाया है। व्यापार के स्थानिक विस्तार का अनुभव किया है, यानी कि स्थानों तक जो विस्तार है, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ तक भी चीज़ों को पहुँचाया जाने लगा है। पहले तो जो महंगी चीज़ें थी सिर्फ उनका ही व्यापार किया जाता था, उनको ही परिवहन किया जाता था। कौन कौन सी वस्तुएं बताई गई हैं ऐसी, जैसे रेशम हो गया, रत्न हो गए, मसाले हो गया, इन्हीं का लंबी दूरियों तक व्यापार किया जाता था। नहीं तो जो छोटी दूरियां थी उन तक ही सीमित रहती थी चीज़ें, वहीं तक स्थानीय व्यापार किया जाता था। और आपका ट्रेन हो गया, ओशियन में जो शिप वगैरह रहते हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, उनके विस्तार के बाद जो व्यापार है उसका स्थानिक विस्तार ज़्यादा अनुभव किया जा रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा और कर लिया जाए, एक भाग में और हो जाएगा क्योंकि अभी चैप्टर बहुत लंबा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष बताए गए हैं। ये हैं
परिमाण हो गया, प्रखंडीय संयोजन और व्यापार की दशा। तो व्यापार का परिमाण क्या है, कितना उसका जो महत्व है, वॉल्यूम है या विस्तार किस प्रकार से है, वो क्या है ट्रेड का। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक जो तोल है वो परिमाण कहलाता है। जो व्यापार की गई वस्तुएं हैं उनका वास्तविक तोल वो क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। हालांकि व्यापारिक सेवाओं का को तोल में नहीं मापा जाता। जो व्यापारिक जो सेवाएं हैं उनको तोल में नहीं मापा जा सकता है, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं को के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। तो व्यापार का जो परिमाण है उसके रूप में जाना जाता है। तो व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल परिमाण कहलाता है। हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तोल में नहीं मापा जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं जो भी हम जिन भी चीज़ों का व्यापार करते हैं, जो सेवाओं के कुल मूल्य हैं, यानी कि अगर आप कहीं एक डॉक्टर के रूप में या किसी अन्य पेशे के रूप में आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसका जो आपको पैसा मिलता है, जो उसके रूप में आपको मतलब कि सैलरी वगैरह मिलती है, उसके जो मूल्य हैं वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है, व्यापार के परिमाण के रूप में। एक सेकंड, इसके बाद है ये आपको टेबल दी गई है यहाँ, टेबल नंबर 9.1 विश्व आयात और निर्यात यूएस 10 लाख डॉलरों में। तो ये टेबल दी गई है आपको कि निर्यात कितनी चीज कितने डॉलर का हुआ है, 1955 में कितना था, 65 में कितना, 75 में कितना, 1985 में कितना, 1995 में कितना, 2005 और 2015, यानी कि 1955 से लेके 2015 तक कितना निर्यात किया गया, कुल व्यापारिक माल कितना था, कुल व्यापारिक माल कितना था, आयात कितना किया गया, कुल व्यापारिक माल ये आपको दिखाया गया है। निर्यात कितना किया गया, आयात कितना किया गया, दोनों चीज़ें आपको बताई गई हैं। कुल व्यापारिक माल का निर्यात आपको ऊपर दिया गया है, आयात ये नीचे दिया गया है कि कितना सामान हमने, कितने रुपए वैल्यू का सामान हमने दूसरे देशों को भेजा और कितनी वैल्यू या मूल्य का सामान हमने आयात किया दूसरे देशों से। ये आपको यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2016 के अकॉर्डिंग ये एक ग्राफ भी आपको दिखाया गया है, लाइन ग्राफ। और इसका इंटरप्रिटेशन भी आगे दिया गया है। वैसे तो सिंपली अगर बात करूं मैं, इसमें दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यू आपका 2005 से लेकर 2015 तक ये बढ़ोतरी हुई इसमें देखने को मिली है लगातार। ये विनिर्मित माल कौन सी लाइन, ये विनिर्मित माल को ये लाइन दिखा रही है 2005 से 2015 के बीच में, इसमें भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। कुल व्यापारिक माल के लिए आपको ये वाली लाइन जो दिखाई गई है ये दिखा रही है, ये सबसे ऊपर है। इसके बाद ईंधन और खदान उत्पादन के लिए जो लाइन आपको ये पॉइंट्स में दिखाई गई है ये है, ये सबसे नीचे वाली लाइन जो है कृषि उत्पाद के लिए आपकी ये सेकंड नंबर वाली लाइन है जो ये दिखाई गई है। इस प्रकार से इसका इंटरप्रिटेशन भी आगे किया गया है कि किस प्रकार से इसमें बढ़ोतरी हुई है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी हुई है। व्यापार संयोजन पिछली शताब्दी में, शताब्दी कितने साल की होती है, 100 साल की। पिछली शताब्दी में देशों द्वारा आयातित यानी कि इंपोर्ट और निर्यातित यानी एक्सपोर्ट की गई जो वस्तुएं हैं उनका वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए हैं, यानी कि जो वस्तुएं भेजी गई हैं दूसरे देशों को वो, और जो खरीदी गई हैं वो, और जो सेवाएं हैं उनके जो प्रकार हैं उसमें परिवर्तन हुए। किस प्रकार से हुए हैं, पिछली शताब्दी के प्रारंभ में अगर बात की जाए तो प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान होता था। प्राथमिक जो उत्पाद थे, एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट जो थे, कृषि जो उत्पाद थे उनका व्यापार ज़्यादा किया जाता था। उसके बाद क्या चेंज आया, बाद में चेंज आया जो विनिर्मित वस्तुओं ने प्रमुखता प्राप्त कर ली, यानी कि रॉ मटेरियल से तैयार जो प्रोडक्ट किया जाने लगा। मान लो कपास है, कपास से कपड़ा बनाया जाने लगा, या लकड़ी है, लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाने लगा। तो ये हो गई आपकी विनिर्मित वस्तुएं। इन्होंने
क्या किया, इन्होंने प्रमुखता प्राप्त कर ली। विनिर्मित वस्तुओं ने पहले प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, इसके बाद जो मैन्युफैक्चर्ड जो चीज़ें थी उन्होंने प्रमुखता प्राप्त कर ली। और वर्तमान समय में यदि बात की जाए, विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है। तो विश्व व्यापार जो वर्ल्ड का ट्रेड का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है। तो जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं उनका व्यापार ज़्यादा है, उनका ही कहीं ना कहीं दबदबा अभी तक ज़्यादा है। सेवा क्षेत्र, जिसमें यात्रा, परिवहन तथा अन्य व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं, ऊपरीगामी प्रवृत्ति दर्शा रहा है। यानी कि टर्सरी जो सेक्टर है, सेवा जो सेक्टर है, सेवा क्षेत्र जो है, इसमें कौन कौन से, जैसे यात्रा हो गया, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और अन्य जो व्यावसायिक सेवाएं हैं इन सबको इसमें शामिल किया गया है। टर्सरी में इनकी भी प्रवृत्ति कैसी दिखाई गई है, ऊपरीगामी, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड देखा गया है, यानी इनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुल व्यापारिक माल के आयात एवं निर्यात की मात्रा गत वर्षों में अनुकूल रूप से बढ़ रही है। यानी कि जो माल आयात किया जा रहा है उसमें और जो निर्यात किया जा रहा है उसमें जो पिछले वर्ष हैं उसमें अनुकूल रूप से वृद्धि देखने को मिली है। ईंधन और खनन उत्पाद, कृषि उत्पाद भी व्यापारिक निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विश्व व्यापारिक व्यापार में महाद्वीपों की हिस्सेदारी में परिवर्तन है, क्योंकि यूरोप का योगदान घट रहा है जबकि एशियाई देश के योगदान बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसका योगदान तो घट रहा है और जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका योगदान व्यापार के क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो एक चेंज देखने को मिल रहा है विश्व में जो व्यापार का अगर बात की जाए उसमें। व्यापार की दिशा क्या रही, क्या डायरेक्शन रही है व्यापार की। एक सेकंड देख लेती हूँ कितना और बचता है। कोई नहीं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। व्यापार की दिशा, ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्यप्रक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात करते हैं जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती हैं। ऐतिहासिक रूप से हम देखें, वर्तमान समय में कालिक यानी कि काल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से देखें, कालिक विकासशील देश मूल्यप्रक वस्तुओं यानी कि जो वैल्यूएबल चीज़ हैं जिनकी वैल्यू अच्छी खासी है उनका, और शिल्प वाली जो चीज़ें हैं, क्राफ्ट्स की जो चीज़ें हैं आदि का क्या करते हैं विकासशील देश निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। किनको करते हैं, यूरोपीय देशों को ये चीज़ें निर्यात की जाती हैं। यानी कि जो मूल्यप्रक वस्तुएं हैं वो और क्राफ्ट्स वाली चीज़ें निर्यात करते हैं यूरोपीय देशों को। कौन करते हैं, विकासशील देश निर्यात करते हैं। और 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ। 19वीं जो शताब्दी रही उसमें व्यापार की दिशा में आपको रिवर्सन देखने को मिला, चेंज देखने को मिला। जो पैटर्न मतलब कंटिन्यू था ना उसमें चेंज एक आपको देखने को मिला। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। यानी कि जो यूरोपीय देश थे उन्होंने विनिर्माण की जो वस्तु थी उनको अपने उपनिवेश यानी कि जहाँ पे अगर मैं बात करूँ उपनिवेश, जैसे कि इंग्लैंड वाले यहाँ इंडिया पे अपना उपनिवेश स्थापित करके बैठे हुए थे, यहाँ पर व्यापार स्थापित किया था उन्होंने। तो वो खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले में, खाद्य पदार्थ खाने वाली चीज़ें तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना उन्होंने शुरू कर दिया था। यूरोपीय देशों ने विनिर्मित वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले यानी कि खाने वाली चीज़ों और कच्चे माल के बदले में निर्यात करना शुरू कर दिया था। किन को निर्यात करना, विनिर्मित वस्तुओं को। यानी कि अगर कपास से कपड़ा तैयार किया जाता है तो कपड़े को ये निर्यात करते थे। कौन सी चीज़ों के बदले में, खाने पीने वाली चीज़ों के बदले में और कच्चे माल के बदले में। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और यूरोप विश्व में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे और विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने। लीडर्स की भूमिका इन्होंने निभाई। उस समय जापान भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। जापान के बारे में बात की गई है। यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, थर्ड आपका जापान हो गया।
20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बारे में मैंने आपको पहले ही भी बता दिया कि उत्तरार्ध क्या होता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति यानी जो पैटर्न था उसमें तीव्र परिवर्तन हुए। यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए। तो जैसे इंडिया भी आपका आज़ाद हो गया था, उसी प्रकार से यूरोप के जो उपनिवेश थे वो समाप्त हो गए। जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। तो जो विकासशील देश थे उन्होंने भी विकसित देशों के साथ कंपटीशन शुरू कर दिया। व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई। जिन वस्तुओं का ट्रेड किया जाता था उनका नेचर भी बदल गया। व्यापार संतुलन, बैलेंस ट्रेड। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा या परिमाण का प्रलेखन करता है। यानी व्यापार संतुलन ये बताता है कि कितनी चीज़ आप एक किसी भी दूसरे देश को भेज रहे हैं, कितनी चीज़ आप वहाँ से मंगवा रहे हैं, उनका बैलेंस किस प्रकार का है। कोई चीज़ आप ज़्यादा मंगवा रहे हैं या कम मंगवा रहे हैं या ज़्यादा भेज रहे हैं दूसरे देश को, किस प्रकार का उनका परिमाण है, उसको यह व्यापार संतुलन बताता है। यदि आयात का मूल्य यानी कि जो चीज़ आपने खरीदी उसका मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक या प्रतिकूल है। यानी यहाँ पे बताया कि भाई अगर आप आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, आयात की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका जो व्यापार है उसका संतुलन कैसा है, नेगेटिव है, प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है। और यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है, यानी कि आप अगर चीज़ ज़्यादा रुपए की भेज रहे हैं किसी दूसरे देश को, तो आपका जो व्यापार है वो व्यापार का संतुलन आपका धनात्मक है या अनुकूल है, पॉजिटिव है या फेवरेबल है। यानी अगर देखो सिंपली ये कहा गया, अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा रुपए की खरीद रहे हो, आपको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं और आप भेज दूसरे देश को थोड़े से रुपए की चीज़ रहे हो, तो आपका व्यापार संतुलन कैसा है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। और अगर आप ज़्यादा रुपए की चीज़ें भेज रहे हो, कम की खरीद रहे हो, तो आपका व्यापार संतुलन धनात्मक या फेवरेबल है, पॉजिटिव है। मंगवाया कम, भेजा ज़्यादा, भेजा ज़्यादा, मंगवाया कम, मंगवाया कम, भेजा ज़्यादा। तो संतुलन आपका कैसा, व्यापार संतुलन आपका पॉजिटिव। अगर आपने खरीद लिया ज़्यादा, खरीदा ज़्यादा, ज़्यादा वैल्यू का सामान खरीदा और दूसरे देश को भेजा कम, तो ये व्यापार संतुलन आपका नेगेटिव या ऋणात्मक। तो इस प्रकार ये व्यापार संतुलन। इसके बाद एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। इनकी किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए व्यापार का संतुलन एवं भुगतान के संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। उसकी इम्प्लीकेशन जो होती हैं गंभीर होती हैं। यदि आप ज़्यादा खरीदते रहेंगे तो भाई गंभीर परिणाम तो होगा ही, ज़्यादा वैल्यू आपको चुकानी पड़ेगी। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय कर रहा है, यानी कि जो चीज़ें वो खरीद रहा है देश, उस पर वो अधिक खर्च कर रहा है। ऋणात्मक का मतलब मैंने आपको सिंपली समझा दिया। यह अंतिम और जितना अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है, यानी कि जितने का आप सामान खरीद रहे हैं बेच कम कर रहे हैं, तो भाई ये नेगेटिव ही होगा, उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। यह अंतिम रूप में वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है, यानी कि भाई जितना धन आपने कमा रखा है उसकी कहीं ना कहीं समाप्ति होगी। जो देश के पास जो धन है उसकी समाप्ति को ये अभिप्रेरित करता है, लीड्स करता है। अगर आप ज़्यादा चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, आज ये और पढ़ लेते हैं। सेकंड हम जो उसके बाद है ना दूसरा भाग एक बना देंगे, सेकंड जो आपका आगे का चैप्टर बच जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार,
इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके टाइप्स कितने हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है, 2 प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से 2? एक तो हो गया द्विपार्श्विक व्यापार यानी कि बाइलेटरल ट्रेड। द्विपार्श्विक व्यापार या बाइलेटरल ट्रेड क्या होता है? जो 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है, यानी टू कंट्रीज के बीच में जो व्यापार किया जाता है एक दूसरे के साथ, वो होता है आपका द्विपार्श्विक यानी कि बाइलेटरल, जिसमें 2 देशों के बीच का व्यापार आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं के व्यापार को करने के लिए वो सहमति प्रकट करते हैं। देखो, कोई अगर सहमति नहीं होगी तो भाई व्यापार भी नहीं होगा किसी भी चीज़ का, कि हमें ये खास कोई स्पेसिफाइड चीज़ चाहिए, इसके लिए वो एग्रीमेंट करते हैं। जैसे देश कहे कुछ कच्चे पदार्थ के लिए व्यापार के लिए समझौते के साथ सहमत हो सकता है कि देश कहे कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा, कि कुछ एग्रीमेंट करते हैं कि भाई आप हमारी ये चीज़ खरीदें, दूसरा दूसरी चीज़ को खरीदेगा जिसकी उसको ज़रूरत। तो कुछ समझौते किए जाते हैं। अथवा स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है भाई, ये बताया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे कच्चा माल दूसरा देश बेच सकता है, कुछ तैयार माल दूसरा बेच सकता है, तो अपोजिट भी हो सकता है। मतलब कुछ एग्रीमेंट किए जाते हैं। 2 देशों के बीच होने वाला व्यापार आपका बाइलेटरल ट्रेड या द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। इसके लिए कुछ प्रकार के समझौते भी आपके किए जाते हैं। खैर हो गया आपका बहुपार्श्विक व्यापार यानी कि मल्टीलैटरल ट्रेड। जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है, बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। मतलब बहुत सारे देश के साथ किया जा सकता है। इसमें तो सिर्फ 2 देशों का जिक्र किया जा रहा है कि एक देश कुछ चीज़ मंगवा रहा है, दूसरा कुछ भिजवा रहा है, कुछ मंगवा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे देशों के साथ किया जाता है व्यापारिक व्यापार। तो वही देश अन्य अनेक देशों के साथ भी व्यापार कर सकता है। जो एक देश है वो बहुत सारे देशों के साथ व्यापार कर सकता है। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र MFN की स्थिति भी प्रदान कर सकता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्थिति भी प्रदान कर सकता है, कि भाई यहाँ हम व्यापार जो हमारे साझेदार हैं उनको एक दर्जा प्रदान किया जा सकता है कि ये व्यापार के लिए हमारे सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र हैं। तो उनमें कुछ टैक्स वगैरह की छूट कर दी जाती है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी उन्हें वो दे सकता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 टाइप हो गए। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। सेकंड पार्ट इसका मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।